फ्रांस में आपको अपॉइंटमेंट भी मिल रही है, वीज़ा भी मिल रहा है। मेन गोल जो है ना मोस्टली आजकल, अब मैं क्या ही झूठ बोलूँ, मेन गोल जो है वो पाकिस्तान से निकलना है और निकलना है और वापस नहीं जाना है। इसका वीज़ा रेशो 95 to 96% था लास्ट ईयर। तो जितनी भी वीज़ा स्टूडेंट वीज़ास मतलब एप्लीकेशन सबमिट होती हैं तो जी। मैंने कभी रिजेक्शन नहीं अप्लाई करते हो तो एक वेबसाइट है कैंपस फ्रांस पे, आप अपने प्रोग्राम सर्च करते हो कौन कौन से प्रोग्राम आपके इंग्लिश टॉट अपॉइंटमेंट मिलती है। अपॉइंटमेंट जिस दिन भी आपकी हो उस दिन आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने और हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आपका वीज़ा लग जाता है। समटाइम्स 24 घंटे के अंदर भी वीज़ा लग फ्रांस जाता के अंदर विद इन फ्यू टाइम के अंदर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं और 3 से 4 लाख रुपया सिर्फ आपका लगता है फ्रांस के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक हो गए। पाकिस्तान और दुनिया भर से जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं भाई, मैं हूँ आपका होस्ट अदील जमील ग्लोबल और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, उसके बाद ट्विटर है, उसके बाद इंस्टाग्राम है, सभी कुछ आप देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इलियास नगरी भाई और आज इस वीडियो के अंदर हम आप दोस्तों को बताने वाले हैं कि अगर जितने भी दोस्त हमारे स्टडी बेस के ऊपर मास्टर करने के लिए यूरोप जाना चाहते हैं तो वो कौन सा कंट्री है जिसकी वीज़ा रेशो बहुत कमाल की है। आइए आज जानते हैं इलियास भाई से, यही बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो के अंदर और आप देखेंगे। और वो दोस्त जो अप्लाई करना चाहते हैं इस वीडियो को फिल फॉर देख के अप्लाई करने के लिए रेडी रहें भाई। जी इलियास, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। आपने टू द पॉइंट हमारे देखने वालों को ये बात बतानी है कि भाई फ्रांस की वीज़ा रेशो क्या है और कैसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कितना एक्सपेंस है और घर वहाँ पे कैसे ढूंढेंगे। ये सारी वो मेन बातें जो बच्चों को स्टूडेंट्स को नहीं पता, आप ज़रा उनकी खिदमत में हाजिर कीजिए। है। जो हुक्म आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि फ़्रांस का जो वीज़ा रेशो है ना, लास्ट ईयर की बात करूं तो स्टेट्स के हिसाब से फ़्रांस का वीज़ा रेशो 95 to 96% था लास्ट ईयर। तो जितनी भी वीज़ा स्टूडेंट वीज़ास मतलब एप्लीकेशन सबमिट होती हैं तो मैंने कभी रिजेक्शंस नहीं देखी और अगर होते भी हैं तो वो ना होने के बराबर होती हैं रिजेक्शंस। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, क्या बात है। यानी कि आप अगर फ्रांस का स्टडी वीज़ा मास्टर करने के लिए, ग्रेजुएशन नहीं मास्टर करने के लिए अप्लाई करते हैं भाई, 98% वीज़ा रेशो है। अच्छा, अब ये बताएं वीज़ा रेशो तो इतनी है तो इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस जो है वो आप मास्टर्स के लिए भी कर सकते हो, बैचलर्स के लिए भी कर सकते हो, लेकिन हम बैचलर्स को इतना इतना फोकस नहीं करते हैं। वो इसलिए कि फ़्रांस में जो है ना इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स बैचलर्स के लिए बहुत कम है। ठीक। तो हमने ऑलमोस्ट महीने की मेहनत के बाद जाके कुछ 6 से 7 प्रोग्राम्स जो है मुश्किल से मिले। तो फिर बैचलर्स के लिए आप ना ही समझे तो बेहतर है। और फ्रांस में मास्टर्स का प्रोसेस बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत चीप भी है। तो वो इस तरह के जब आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हो तो एक वेबसाइट है कैंपस फ्रांस पे, आप अपने प्रोग्राम सर्च करते हो कौन कौन से प्रोग्राम आपके इंग्लिश टॉट हैं और उन सब की रिक्वायरमेंट चेक करते हो। तो उसके लिए आप इतूदीज़ इन फ्रांस के पोर्टल पर आप साइन अप करते हो। साइन अप करके जो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, सीवी, पिक्चर, रिकमेंडेशन, सर्टिफिकेशन, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, एवरीथिंग, पासपोर्ट साइज पिक्चर, पासपोर्ट, सब कुछ। जब प्रोफाइल अपडेट हो जाती है तो अगला स्टेप होता है उसी के अंदर ही पोर्टल पर ही आप अपनी बकेट लिस्ट फिल करते हो। बकेट लिस्ट ऐसे फिल करते हो कि आपके जो भी रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स हैं आप पहले सर्च करते हो कि आप किन किन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो जी। और वो भी इंग्लिश टॉट और उनकी रिक्वायरमेंट्स चेक करके। अगर आप रिक्वायरमेंट सारी पूरी करते हो तो आपने उनको बकेट में रखना है और मैक्सिमम आप 7 यूनिवर्सिटीज में 7 में अप्लाई कर सकते हो। फिर आपने सबके मोटिवेशंस लिखना है, यानी इतोदिन फ्रांस पर EF, इतोदिन फ्रांस को मैं शॉर्ट में EF ही कहता हूँ। तो उस पर EF के पोर्टल पर ही आपने जो है वो सारे प्रोग्राम्स के मोटिवेशन वहीं पर लिखना है। जी। मोटिवेशन लिख के जब प्रोफाइल आपकी ओके हो जाए, मोटिवेशन और कार्ट आपका ओके हो जाए, बकेट लिस्ट, आपने उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, अगर उसमें कोई एरर्स होते हैं तो वो चेक करते हैं और आपको कहते हैं कि यार ये एरर है, इसको करेक्ट करो। अगर कोई एरर नहीं है तो वो आपकी एप्लीकेशन थोड़ा टाइम लेती है और वो वैलिडेट हो जाती है। जैसे आपकी एप्लीकेशन वैलिडेट हो जाती है यानी एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको एक मेल रिसीव होती है कि आप फ़लाँ फ़लाँ अकाउंट में पेमेंट करें। जैसे कि मैं हूँ इलियास, तो मुझे पेमेंट करनी होगी। अगर आप पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या जहाँ से भी कर रहे हो तो वहाँ उनका अकाउंट होता है, अलायंस फॉन्से कराची, लाहौर या इस्लामाबाद। तो उनका अकाउंट, सब चीज़ें उन्होंने डिटेल सब दी होती है। आपने उस पर जो है ना वो 30,000 पाकिस्तानी रुपीज़ की आपने एक पेमेंट करनी है और उसका स्क्रीनशॉट लेना या PDF बना के आपने जो है वो उसमें अटैच कर देना। ठीक है। उसमें फिर उसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है आपका अपना EF पोर्टल का अकाउंट नंबर या जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो मेंशन करके आपने उनको फिर मेल करनी है कि आप जो है ना फ़ीस पे कर चुके हो, साथ में रसीट आपने अटैच करना है। ज़बरदस्त। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन हो जाती है एक्सेप्ट।
फिर अगला प्रोसेस जो होता है वो आपका होता है एडमिशन का। जैसे आपका फिर एडमिशन हो गया, एडमिशन होने से पहले वैलिडेशन के बाद जो है वो आपका जो है इंटरव्यू होता है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बहुत बेसिक होता है, मतलब क्यों जाना चाहते हो, क्या है, क्यों कोर्स क्यों लिया ये वाला, और इस तरह के मतलब पहले क्या पढ़ा है, तो इंटरव्यू होता है आपका। तो ये इंटरव्यू ऑनलाइन ही होगा? नहीं, जाना पड़ता है या एम्बेसी ऑनलाइन। में? हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन होता है इंटरव्यू। आई एम नॉट श्योर ऑनलाइन भी होता है या फिजिकल भी होता है, इसका मैं श्योर नहीं हूँ। जितना मुझे याद आ रहा है कि ऑनलाइन होता है। तो इसके बाद फिर होता ये है कि जो इंटरव्यू के बाद जिस जिस यूनिवर्सिटीज़ में 7 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अगर अप्लाई किया है तो 7 में से वो पोर्टल जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ को आपकी एप्लीकेशन सेंड करता है। जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया है, अगर उनमें से जिसने आपको एक्सेप्ट करना हो वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको ऑफ़र लेटर आपका आ जाता है, यानी आपका एडमिशन हो गया। फ्रांस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम जो है ना वो एडमिशन सिक्योर करना है। अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो समझो कि 50% काम जो है वो आपका हो चुका है। जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, अगला स्टेप आपने वीज़ा फ़ाइल की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, अपनी बैंक स्टेटमेंट और दूसरी चीज़ें। उसके साथ जैसे ही आपकी फ़ाइल प्रिपेयर हो जाती है, आपको लगता है कि हाँ अब आप वीज़ा फ़ाइल कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स आपके ओके हैं, तो आपने AEG के थ्रू, AEG फ्रांस जिस तरह BLS इटली के लिए उसी तरह AEG पे आप फ्रांस के अपॉइंटमेंट ले सकते हो, कोई सी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो आपने स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट, लॉन्ग टर्म वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी है, तो फिर वो अपॉइंटमेंट लेनी है। जबकि भी आप मतलब कैंपस फ्रांस पे 30,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आपके लगते हैं, AEG पर आपके अपॉइंटमेंट के कुछ 2500 रुपये लगते हैं पाकिस्तानी रुपीज़, सिर्फ 25? सिर्फ 2500 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़। क्या तो उसके बाद आपको जब की भी अपॉइंटमेंट मिलती है, अपॉइंटमेंट जिस दिन भी आपकी हो उस दिन आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने, और हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आपका वीज़ा लग जाता है। समटाइम्स 24 घंटे के अंदर भी वीज़ा लग जाता है। और यहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट इतनी है ना, और आपकी बात की इतनी वैल्यू है कि अगर आप बहुत लेट हो गए वीज़ा फ़ाइल करने के लिए, सितंबर 1 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं और आपने अपॉइंटमेंट उनसे रिक्वेस्ट करी है सितंबर से पहले अगस्त में, और आपको लगता है कि अपॉइंटमेंट लेट आएगी या वीज़ा लेट आएगा, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, आप उनको ना स्क्रीनशॉट अटैच करते हो कि यार मेरी क्लासेस इससे हैं तो प्लीज़ मुझे जल्दी अपॉइंटमेंट दो, तो वो आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर ही वो आपको अपॉइंटमेंट आपकी शेड्यूल करते हैं कि यार आपकी क्लासेस हैं, अब अपॉइंटमेंट ले लो हमसे। अपॉइंटमेंट जिस दिन हो फिर आप जल्दी से आपका फिर वो वीज़ा फ़ाइल भी हो जाता है, फिर आपका वीज़ा भी जल्दी देते हैं कि यार इस बंदे की क्लासेस हैं, इसने क्लासेस लेनी है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। ज़बरदस्त। तो दोस्तों देख लें भाई, फ़्रांस की तो क्या ही बात है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको पाकिस्तान से ये नहीं पता कि भाई फ़्रांस आपकी 90 to 95% वीज़ा रेशो है, और हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये फोकस होता है कि हम यूके चले जाएं पढ़ने के लिए। लेकिन 90% मैंने स्टूडेंट्स ये देखे हैं जो यूके में जाते हैं, उनका ये फोकस है कि अब हम यहाँ पर अपने एक्सपेंस मैनेज नहीं कर सकते, तो अब हम किसी भी तरीके से यूरोप से, यूके से यूरोप आ जाएँ और यहाँ आकर हम असाइलम कर लें। तो क्यों ना आप डायरेक्टली आप फ्रांस के अंदर आ जाएँ। लिहाज टोटल एक्सपेंस कितना है जो स्टडी बेस के ऊपर फ्रांस का होता है? देखें, अभी हमने बताया कैंपस फ्रांस की 30,000 है, फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है AEG पर, और जिस दिन आप वीज़ा फ़ाइल करते हो तो वीज़ा फ़ीस आपकी कोई 15 या 16,000 है। तो आपकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ करानी हो, आपने अटेस्टेशन करानी हो, तो ये सब मिला के आप 80,000 तक लगा सकते हो। लेकिन 80,000 है नहीं खर्चा, मतलब 50, 55, 60,000 में आपका काम हो रहा है, और उसके बाद इतने में आपकी वीज़ा फाइलिंग हो जाती है। बाकी जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना, वीज़ा लगने के बाद आपकी टिकट्स है, आपकी शॉपिंग है, तो ये सारा एक्सपेंस, अब टिकट शॉपिंग आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंस इसमें लगाते हो। तो इसके अलावा जो आपका मेन एक्सपेंस है ना, वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है। यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं होती फ्रांस में, होती है ना होने के बराबर, हम इतना इस पर फोकस नहीं करते, और तो मेन चीज़ है वो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, GPA अच्छी है आपकी, तो आप पब्लिक में अप्लाई करते हो, और पब्लिक यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस होती है वो मिनिमम 250 यूरोज़ होती है। 250 यूरो? 250 यूरो पाकिस्तानी 75,000 भी नहीं बनते हैं। ठीक है। अगर आप मैक्सिमम पे जाएँ तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20 हज़ार, 35 हज़ार एक साल की फ़ीस भी है, यूरोज़ में बता रहा हूँ आपको। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपकी 250 फ़ीस होती है। तो अगर आपके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाते हो तो आप बहुत लकी हैं, पूरे साल की 75,000 आपने फ़ीस देनी है, और फिर बाकी एक्सपेंसेस आपके वहाँ पहुँचने के बाद होंगे। ज़बरदस्त। जैसा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, देखने वाले जितने भी लोग देख रहे हैं, कि अगर कोई भी अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहता है तो उसका वो समझता है कि मेरी नज़र में तो यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही अप्लाई करेंगे, सब ने अपने पैसे सेव करने हैं। अब सवाल ये है कि जब हमने वहाँ जाकर हमारा एडमिशन बहुत कम हो रहा है, 3-4 लाख रुपये लग रहा है, हम फ्रांस में जा रहे हैं, और एक साल की फ़ीस जो 70-80 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये कर ले फ़ीस है पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर। अब सवाल ये है कि वहाँ जाकर हमें बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट फ्रांस का वो आपका वीज़ा रेशो है। और कंट्रीज़ या आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, अपॉइंटमेंट मिलती है तो ये आपको वीज़ा नहीं मिलता।
फ्रांस में आपको अपॉइंटमेंट भी मिल रही है, वीज़ा भी मिल रहा है। मेन गोल जो है ना मोस्टली आजकल, अब मैं क्या ही झूठ बोलूँ, मेन गोल जो है वो पाकिस्तान से निकलना है और निकलना है और वापस नहीं जाना है। तो जब आपके पास ये दोनों चीज़ें इतने सस्ते में हो रही हैं तो फिर ये मौका हाथ से जाना क्यों ही देना। ये सही सबसे बात। पहला बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट फ्रांस का ये है कि वहाँ पर ना आपको, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो तो आपको ना सब चीज़ें सब्सिडाइज मिल रही हैं, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो आपका रेंट हो, हुँ। चाहे वो आपका फूड हो, ग्रोसरी हो, सब चीज़ सब्सिडाइज्ड हैं। गवर्नमेंट की तरफ से रेंट कंट्रीब्यूशन मिलता है, CAF कैफ के नाम से आप अप्लाई करते हो, रेंट कंट्रीब्यूशन मिलता है वहाँ पे। इसी तरह आपकी ग्रोसरी समटाइम्स फ्री होती है, अगर आप वाकई डिजर्विंग स्टूडेंट हो तो आप रिक्वेस्ट करते हो तो आपको फ्री डिलीवरी, फ्री ग्रोसरी मिल जाती है। बहुत सारी हुँ। ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू, और आपका जो पास होता है मंथली, ट्रेन पास, बस पास, वो भी सब्सिडाइज होता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स बहुत सस्ते में रह लेते हैं वहाँ पर। बाकी आपके स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत स्टैंडर्ड मतलब नवाब हो तो फिर आप 2000-3000 भी खर्च कर सकते हो। बाकी आप नॉर्मल कहते हो हाँ ठीक है चलेगा, तो आप 300-400 में भी अपना पूरा मंथ निकाल सकते हो। ज़बरदस्त। तो ये तो डिपेंड करता है कि कोई भी स्टूडेंट है जो यूरोप में आता है वो कैसे रहना पसंद करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मेन पॉइंट है कि फ़्रांस के अंदर जितने भी लोग जाएंगे, जैसे कि उनका एडमिशन हो जाता है, अब आप यहाँ पर जो अकोमोडेशन है, जो यहाँ का रहने का तरीकाकार है, वो कैसे, कोई भी स्टूडेंट, लड़की जा रही है या लड़का जा रहा है, कैसे वो सबसे पहले सर्च करेंगे अकोमोडेशन को? सबसे पहले तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से बात करनी है या जो आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर है उससे हाँ। बात करनी है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है ना, तो यहाँ पर वो हेल्प करते हैं अकोमोडेशन के लिए, क्योंकि आप अपनी कंट्री से एक नई कंट्री बिल्कुल जा रहे हो, तो आपको तो नहीं पता ना कि घर कैसे ढूंढना है, आपको तो यही नहीं पता वो होगा क्या। जी। जब हम फर्स्ट टाइम आए तो हम कहते अबे ये क्या है, हाँ क्या बात है। तो जब आप पहली दफ़ा जाओगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगा भाई हम कहाँ आ गए। वो अलग बात है कि आपने वीडियोज़ में देखा होगा। तो आपकी यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प करती है, आपके प्रोफेसर या कोऑर्डिनेटर्स आपकी हेल्प करते हैं, जैसे मेरी हेल्प की थी कोऑर्डिनेटर ने। ज़ाहिर है बहुत हेल्प सब करते चीज़ों में हेल्प की थी। उन्होंने मुझे लिंक भेजा था जस्ट कि आप ये रूम देख लो, इतना रेंट है, आपको ओके लगता है तो आप ये लिंक पे इस पे पेमेंट करो, रूम हैं। आपका हाँ, कंफर्म। ये चीज़ मैंने जस्ट उसकी पेमेंट की थी, एडवांस एक पे किया था और पहुंच के एक ज़बरदस्त। रेंट पे किया था, बाकी मुझे रूम मिल गया था। ज़बरदस्त। तो एक ऑप्शन ये होता है। और अगर आपको रूम नहीं मिल रहा और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, वीज़ा लग गया है, तो आपने करना ये है कि वहाँ पास का कोई सस्ता सा होटल नहीं, हॉस्टल 15-20 यूरो पर नाइट के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो हफ्ते का आप हॉस्टल बुक करो और यहाँ पहुँचो और फिर अपने जितने भी कनेक्शंस हैं उनके थ्रू घर ढूंढो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो पहले ही इतने सारे ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान इन फ्रांस, पाकिस्तान इन पेरिस, इंडियंस फेसबुक के देसीज, ऊपर। फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। चलो व्हाट्सएप तो बहुत आगे की बातें हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, देसीज इन फ्रांस, इंडियंस इन फ्रांस, पाकिस्तानीज इन फ्रांस। तो इनके थ्रू कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई बेड स्पेस मिल जाएगी। मिल जाती है। पहुँचो, बेड स्पेस आपको नहीं समझ आ रही, आप जगह चेंज करो, अपनी मर्ज़ी से अपना पसंद का घर देखो और वहाँ रहना स्टार्ट करो। शुरू के 2-3 महीने आपको कहानी नहीं समझ आ रही होती कि होगा क्या, कैसा होगा। तो पहले 2 महीने में मैं यही प्रेफर करता हूँ, सजेस्ट भी ये करता हूँ कि यार बंदा पहले वहाँ थोड़ा सा माहौल देखे, लोगों में ढले, कल्चर क्या है, लैंग्वेज पे फोकस करे, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें जो हैं वो फिर डिस्कस कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने ये चीज़ वाज़ह की हो कि अब फ्रांस के अंदर विद इन फ्यू टाइम के अंदर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं और 3 से 4 लाख रुपया सिर्फ आपका लगता है फ्रांस के ऊपर, और आपको उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी मिल जाती है, वीज़ा भी मिल जाता है, टिकट भी करवा लेते हैं, आप पहुँच जाते हैं, और वहाँ जाके घर कैसे ढूंढना है वो भी आपको बता दिया है। अभी मेन चीज़ ये है कि जो भी स्टूडेंट वहाँ पर जा रहा है, बेसिक हर एक का टारगेट ये होता है कि मैं अपने एक्सपेंस खुद ही मैनेज करूँ। काम वहाँ पर मिल जाता है ईज़िली कि मुश्किल है? अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है ना तो काम मिलना बहुत आसान है, मतलब काम बहुत है। अब फ्रांस जो है वो इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, और काम ना मिलना तो मुझे तो नहीं समझ आता। तो काम आपको इजीली मिल जाता है। बस आपने ये करना है कि जब आप वहाँ पहुँचो, शुरू के 2 महीने जैसा भी हमने बात की, ख़ुद पे काम करना है, अपनी लैंग्वेज पे, कल्चर सीखने पे और चीज़ें कैसे हो रही है। जब आप नए कंट्री जाते हो तो मुश्किल होती है सर्वाइव करना। जैसे आप सेटल हो जाओ, आपको थोड़ी थोड़ी ज़बान भी आने लगे, तो फिर उसके बाद आप निकलो, काम वाम ढूंढो। तो आप दिन में 4 घंटे और हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हो, और इस तरह काम करके आप जो है वो महीना पार्ट टाइम पे 1000 भी 1200 भी बना सकते हो ईज़िली। एक्सपेंसेस अपने पूरे करने के बाद 500-600 यूरो आप इजीली सेव कर सकते हो अगर आप अच्छा काम करने वाले हो। अगर लैंग्वेज नहीं आएगी, आपको देसियों के पास काम करना पड़ेगा, और आपको पता है फिर देसी कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, पूरा काम आपसे कराएंगे, फिर पैसे उतने देते नहीं हैं। तो साथ साथ में आप फ्रेंच सीखो, फिर फ्रेंच के पास स्विच कर जाओ और फिर अच्छा पैसा बनाओ। तो इलियास, मैं आपसे लास्ट पे ये पूछना चाहूँगा कि जो दोस्त भी अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है? देखें, अप्लाई करने के ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि आप खुद पूरी मेहनत लगाओ, बैठ के सारी चीज़ें ढूंढो, सारे काम खुद से करो।
और दूसरा ये होता है कि अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो और आपकी सारी चीज़ें नहीं होती हैं और आपको डर लगता है कि आपकी किसी छोटी गलती की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, तो आप बिल्कुल से हमारी सर्विसेज ले सकते हो। उसके लिए आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाओ। 5-6 लाख से कम की आजकल फ्रांस की बात चल नहीं रही है, क्योंकि अब सब में श्योर हो गया कि वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है। तो हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, 2 साल से हम कर रहे हैं। तो हम बहुत आधे पैसों में, बहुत कम पैसों में ये प्रोसेस करते हैं, और इसकी डेडलाइन जो है वो पहले शायद हम डिस्कस कर चुके हैं कि 6 जनवरी तक एक्सटेंड हो गई है। तो ये प्रोसेस है, सारा काम आपका हम करके देते हैं, एडमिशन से लेकर वीज़ा प्रोसेस और सारी चीज़ें, तो ये सारा हम करके देते हैं। अदरवाइज़ आपने सिंपल कैंपस फ्रांस पे जाना है, फिर वही हमने पहले जो बताया प्रोग्राम्स ढूंढना, जो कि सबसे हेक्टिक इसमें जो है ना चीज़, वो प्रोग्राम्स ढूंढना है। ये प्रोग्राम ढूंढना आसान नहीं है, अगर कर सकते हो तो खुद से करो, नहीं तो हम हाजिर हैं आपके लिए। तो दोस्तों, जितने भी दोस्त हैं जो फ्रांस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, 6 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में होगा, फिर नेक्स्ट ईयर कैंपस, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में जाके कैंपस स्टार्ट होंगे, फिर नेक्स्ट ईयर ये सारे सीन होंगे। अभी ऑलमोस्ट आपके पास 2 हफ्ते हैं अप्लाई करने के लिए। जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है पाकिस्तान या इंडिया से कंप्लीट कर लिया हुआ है और वो लोग चाहते हैं अप्लाई करने के लिए, वो ज़रूर अप्लाई करें। बजाय इसके कि आप ये सवाल करें हमें आर्ट्स चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद सर्च करें, जो इलियास भाई ने बताया है, खुद सर्च करके अगर कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं तो करें। अगर आप कोई कंसल्टेंट ढूंढ सकते हैं तो उसके थ्रू करवाएं, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप इलियास से रब्ता करके आप इनके ज़रिए भी अपना एडमिशन हासिल कर सकते हैं, और ये आपके ऊपर है। कुछ कहना चाहेंगे? सबसे अच्छी बात, अगर आपके पास आइल्स है तो अच्छी बात है, अगर आइल्स नहीं है तो आइल्स मैंडेटरी नहीं है, आप आइल्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हो। ज़बरदस्त। तो भाई, किस चीज़ का वेट है आपको? बाहर आना चाहते हैं, स्टडी आपने की हुई है, बाहर यहाँ यूरोप के अंदर अपना फ्यूचर देखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है। हमारा काम था ये जो वीडियो है आप लोगों तक पहुंचानी। अब आपका काम है आप अपने माइंड को कितना यूज़ करते हैं। ये जो 2-2.5 किलो का हमने गर्दन के ऊपर रखा हुआ है, इसको यूज़ करने से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया आज दुनिया के अंदर। लेकिन अगर नेगेटिव चीज़ों के अंदर ही यूज़ करना है तो कुछ भी नहीं बन सकता। दुआओं में याद रखिएगा। अब आपके ऊपर है भाई, अप्लाई करें, जैसे भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तब तक आप हमें दें इजाज़त, हम यहाँ पर घूम फिर लें। हम आए हुए हैं इस वक्त वीनस के अंदर, तो यहाँ पर नज़ारे ले लें। तब तक आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।